नाउ दिस इज ट्विन प्रेगनेंसी पार्ट 2। ठीक है, इसमें देखेंगे हम कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं मदर में और बच्चे में ड्यू टू ट्विन प्रेगनेंसी। मदर में क्या रिस्क हैं ट्विन प्रेगनेंसी के कारण? एक तो उसमें हीमोडायनेमिक चेंजेस होंगे, ठीक है, मदर में। दूसरा, उसकी प्लेसेंटा का साइज़ बढ़ा हुआ होगा। प्लेसेंटा की साइज़ बढ़ने के कारण ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी बढ़ेगा, जिसके कारण जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। और HCG के लेवल्स भी बढ़ेंगे मदर में, उसके कारण हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है। प्री एक्लेम्पशिया के चांसेस बढ़ते हैं। इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू द प्लेसेंटल एंटीजन ड्यू टू इंक्रीज्ड प्लेसेंटा साइज, and due to that abruptio placenta previa can happen and pre-eclampsia can happen. Then polyhydramnios occurs due to placentomegaly, ठीक है। Increased chances of preterm labor due to polyhydramnios, premature rupture of membrane, postpartum hemorrhage, cord prolapse and malpresentation. Intrahepatic cholestasis also happens, ठीक है। ये याद रखना कि ट्विन प्रेगनेंसी में ट्विंस के कारण मदर में हेपेटिक कोलिस्टेसिस हो जाता है, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस। और एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो अकर्स इन मदर। इन ऑल ट्विन प्रेगनेंसीज, सिंस इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर PIH, प्री एक्लेम्पशिया, PIH, we have to start with low dose aspirin before 16 weeks, ideally at 12 weeks. Low dose aspirin is shown to be effective in the treatment of PIH, like in the dose of 80 to 150 milligram per day aspirin. What are the fetal complications? All fetal complications are more common in monochorionic twins than dichorionic, in monozygotic twins than dizygotic twins, except cumulative risk of chromosomal anomaly. वैसे तो मोनोजाइगोटिक में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं डाइजाइगोटिक से, लेकिन क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ क्रोमोसोमल एनोमली जो है वो डाइजाइगोटिक में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोमल एनोमली किस पर डिपेंड करते हैं? अलग अलग सेल्स में। जितने ज़्यादा सेल्स इन्वॉल्व होंगी जाइगोट बनाने में, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे क्रोमोसोमल एनोमली होने के। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन में तो एक स्पर्म होता है, एक ओवा होता है, वो फ्यूज़ करते हैं, फिर जाइगोट बनता है। लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विन्स में 2 स्पर्म्स इन्वॉल्व होते हैं और 2 ओवम, जिसके कारण कि क्रोमोसोमल एनोमली के चांसेस डबल होते हैं, ठीक है, मोनोजाइगोटिक से। सो इफ द रिस्क ऑफ मोनोजाइगोटिक सिंगल जाइगोट इज X% फॉर क्रोमोसोमल एनोमली, then it becomes 2X% in dizygotic twins, that is X% in each zygote. Then testing for aneuploidy. मोनोजाइगोटिक में हमें अगर टेस्टिंग करनी है तो किसी भी एक ट्विन से सैंपल लेना सफिशिएंट होगा, लेकिन डाइजाइगोटिक में सैंपल शुड बी टेकन फ्रॉम बोथ द ट्विन्स। ऑल द कॉम्प्लिकेशंस आर रिलेटेड टू कोरियोनोसिटी एंड एमनियोनिसिटी। सारी कॉम्प्लिकेशंस इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती हैं कि एमनियोनिसिटी कितनी है और कोरियोनोसिटी कितनी है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि सिर्फ नंबर ऑफ ट्विन्स पे, यानी कि मतलब वो 2 हैं इसलिए ही कॉम्प्लिकेशन हो रही है। मतलब कि 2 ट्विन्स हैं, इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। वो डिपेंड नहीं करता फिर कि कोरियोन्स 1 है 2 हैं, एमनियोन 1 है या 2 है। सिर्फ क्योंकि वो 2 हैं, 1 के बजाय 2 हैं, इसलिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। और 2 के बजाय अगर 3 होते तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती। तो नंबर पे डिपेंड करती हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस। जैसे प्री टर्म लेबर, 1 होता तो प्री टर्म लेबर नहीं होता, 2 हैं, 2 मतलब ट्विन्स हैं, तो प्री टर्म लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो इन कॉम्प्लिकेशंस के दीज कॉम्प्लिकेशंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द फीटसेस। जैसे मल्टीफिटल प्रेगनेंसी होगी तो चांस इनका ज़्यादा और बढ़ जाएगा, तो उनमें हम फीटल रिडक्शन करते हैं और ट्विन प्रेगनेंसी तक लेके आते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है मल्टीफिटल प्रेगनेंसी में फीटल रिडक्शन के लिए? अनवांटेड फीटस के हार्ट में इंट्राकार्डियक इंजेक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 10 to 13 वीक्स बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। द फीटस विद लीस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल KCL इज गिवन। अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे हमें जो फीटस कम बचता लग रहा है उसके हार्ट में KCL इंजेक्ट कर देते हैं, एंड इट डज नॉट अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द अदर ट्विन्स। द 3 कॉम्प्लिकेशंस विच आर सीन इन ऑल ट्विन प्रेगनेंसीज, मोनोकोरियोनिक हो चाहे डायकोरियोनिक हो, प्रीटर्म लेबर देखने को मिलता है, IUGR देखने को मिलता है और कंजेनिटल एनोमलीज देखने को मिलती हैं। मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी इज प्रीटर्म लेबर इन अ प्राइमरी ग्रेविडा विद ट्विन प्रेगनेंसी।
प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल है, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो कभी भी हम सर्वाइकल सर्कलाज नहीं करेंगे, जो कि सर्वाइकल स्टिचेस होते हैं टू प्रिवेंट अबॉर्शन, वो हम नहीं करते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, ठीक है। वरना सर्कलाज करने से ही अबॉर्शन हो जाएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, या फिर प्री टर्म लेबर हो जाएगा। Fetal complications, congenital anomalies. Risk of congenital anomalies is more in twins than singleton. In twins, risk is more in monochorionic than dichorionic. Heart defects देखने को मिलते हैं seen in monochorionic twins because of twin to twin transfusion syndrome ट्रिपल TS, ठीक है। इसलिए इनमें हार्ट डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ट्विंस में। जनरली नॉट सीन इन डाइकोरियोनिक ट्विंस, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन नहीं होता, ट्रिपल TS सिंड्रोम नहीं होता। इन ऑल मोनोकोरियोनिक ट्विंस In all monochorionic twins, echo is recommended between 18 to 22 weeks, especially in case of triple TS, ठीक है। echo is not recommended in all dichorionic diamniotic twins, क्योंकि वहाँ पे जो है वो वेस्कुलर एनास्टोमोसिस होते ही नहीं है, तो ट्रिपल TS होता नहीं है, तो हार्ट डिफेक्ट्स होते नहीं है, तो echo is not recommended there. But the target scan, the anomaly scan or the level 2 scan that is always done should be done in all pregnancies, singlet हो चाहे twins हो, to rule out gross congenital anomalies of the fetus. Then what is vanishing twin? Vanishing twin होता है कि early spontaneous reduction from twin to singlet in pregnancy. It is more common in IVF pregnancies. The vanishing twin has no effect on the survival of the second twin. Some studies has shown that उस सेकेंड ट्विन में लो बर्थ वेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर एक ट्विन वैनिश कर गया तो। नाउ डेथ ऑफ वन ट्विन, अगर एक ट्विन मर जाए, कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस इन सर्वाइविंग मोनोकोरियोनिक ट्विन ड्यू टू वैस्कुलर एनास्टोमोसिस। अब मान लो मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी थी और एक ट्विन मर गया, ठीक है, तो अगर डाइकोरियोनिक तो होता तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते सर्वाइविंग ट्विन पे, क्योंकि वैस्कुलर एनास्टोमोसिस नहीं होते डाइकोरियोनिक में, ठीक है। लेकिन मोनोकोरियोनिक ट्विन अगर है तो फिर व्हेन द ट्विन बी इज़ अबाउट टू डाई, ट्विन बी हैज़ हाइपोटेंशन और इट बिकम्स लो प्रेशर सिस्टम, तो ट्विन ए जो था वो सारा अपना ब्लड जो है वो ट्विन बी को देने लगता है, क्योंकि वो मर रहा है, उसमें हाइपोटेंशन हो रही है, तो उसको ब्लड देने लग जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ट्विन ए में भी हाइपोटेंशन हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा, एक्सैंग्विनेशन हो जाएगा, उसका खून चूस लिया जाएगा ट्विन बी के द्वारा, तो वो भी मर जाएगा, तो दोनों मर जाते हैं, ठीक है। सो अगर डेथ हो रही है एक ट्विन की मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में, तो दूसरे की भी डेथ हो जाती है साथ ही, ठीक है। अब जैसे केस है कि प्रेग्नेंट फीमेल है विद डेथ ऑफ वन ट्विन एंड सर्वाइविंग अदर ट्विन, तो एक मर गया और दूसरा भी बच रहा है, तो अब हम दूसरे ट्विन को डिलीवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उसको मरना होता तो उसके साथ ही मर जाता उसी टाइम पे, उसको ब्लड देते देते ब्लड फ्लो उसकी तरफ चला जाता दूसरे ट्विन के पास, और वो खुद भी मर जाता, तो दोनों मर जाते हैं। लेकिन अगर एक बच रहा है तो मतलब अब मरने के चांसेस उसके नहीं हैं, मरना होता पहले ही मर जाता। सो मैक्सिमम मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ द सर्वाइविंग ट्विन अकर्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द फर्स्ट ट्विन। बट अगर ऐसा है कि इम्पेंडिंग डेथ है फर्स्ट ट्विन की, ठीक है, तो हम दोनों को ही डिलीवर कर देंगे तभी, उससे पहले कि एक भी मरे, ठीक है। सो प्रेग्नेंट फीमेल विद ट्विन प्रेगनेंसी ऑन रूटीन USG शोइंग इम्पेंडिंग डेथ ऑफ द फर्स्ट ट्विन, देन डिलीवर बोथ द ट्विन्स इमीडिएटली। कॉम्प्लिकेशंस ओनली सीन इन मोनोकोरियोनिक ट्विन्स, ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं 4। एक तो सेलेक्टिव IUGR। अब हमने देखा था कि IUGR जो है इंटररेटर एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन कोरियोनिसिटी एंड एमनियोनिसिटी। So why does it say that only in monochorionic twins this complication is seen? Selective IUGR is different from IUGR. IUGR है कि भाई दोनों का ही ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, दोनों ट्विंस का, ठीक है, तो वो तो कोरियोनिसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो मोनोकोरियोनिक में भी होगा और डाइकोरियोनिक में भी होगा। लेकिन सेलेक्टिव IUGR मतलब एक तो नॉर्मल है लेकिन दूसरा रिस्ट्रिक्टेड है, ये रहा जैसे, तो दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोनोकोरियोनिक ट्विंस ओनली, ठीक है। और 3 कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो कि सिर्फ मोनोकोरियोनिक ट्विंस में देखने को मिलती हैं, तो क्योंकि वहाँ पे वेस्कुलर एनास्टोमोसिस होते हैं, तो वहाँ पे ये 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, दैट इज़ ट्रिपल TS, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, टैप्स एंड ट्रैप, ठीक है। टैप्स मतलब ट्विन अनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस एंड ट्विन रिवर्स आर्टेरियल परफ्यूजन,
So triple TS, TAPS and TRAP. What is triple TS? Due to deep vascular anastomosis between the artery and the vein, seen in monochorionic diamniotic twins, not in monochorionic monoamniotic or dichorionic diamniotic. It is seen in monochorionic diamniotic twins, क्योंकि एक में तो वैस्कुलर एनास्टोमोसिस नहीं होते हैं डाइकोरियनिक डायमनियोटिक में, और एक में सुपरफिशियल एनास्टोमोसिस होते हैं, लेकिन डीप वैस्कुलर एनास्टोमोसिस सिर्फ मोनोकोरियनिक डायमनियोटिक ट्विंस में होते हैं, जिसके कारण कि ट्रिपल टीएस देखने को मिलता है। वैस्कुलर कनेक्शन इज सच दैट ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में इस वैस्कुलर एनास्टोमोसिस में ब्लड फ्लो करता है एक ट्विन से दूसरी ट्विन की तरफ, जिसके कारण एक ट्विन डोनर होता है और दूसरा रेसिपिएंट होता है, जिसके कारण एक ट्विन में रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ होता है, जीएफआर बढ़ा हुआ होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण इसमें एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने के कारण पॉलीहाइड्रेमनियस देखने को मिलता है रेसिपिएंट में। लेकिन डोनर में रीनल ब्लड फ्लो कम रहता है तो रीनल फेलियर रहता है, इसमें जीएफआर भी कम हो जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाता है, जिसके कारण ओलिगोहाइड्रेमनियस देखने को मिलता है डोनर में। बेस्ट मेथड टू असेस द एमनियोटिक फ्लूइड इन ट्विंस इज सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट ऑन यूएसजी। डोनर में अनीमिया देखने को मिलता है क्योंकि उसका ब्लड जा रहा है, ठीक है, और रेसिपिएंट में पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलता है, जिसके कारण डोनर में हार्ट फेलियर हो जाता है अनीमिया के कारण, ठीक है, और रेसिपिएंट में पॉलीसाइथीमिया के कारण कंजेशन होने के कारण इंक्रीज चांसेस रहते हैं थ्रोम्बोसिस होने के और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के, ठीक है। डोनर में अनीमिया के कारण द पीएसवी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी ऑफ द मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज ग्रेटर देन 1.5 एमओएम और रेसिपिएंट में इज लेस देन 0.8 एमओएम। और दोनों ही ट्विंस में फिर उसके बाद क्या रहता है, ट्रिपल टीएस होने के कारण हाइड्रोप्स फीटालिस या फिर डेथ इन बोथ द ट्विंस। ये था ट्रिपल टीएस, मोनोकोरियनिक डायमनियोटिक ट्विंस, ठीक है। ट्रिपल टीएस, एक में पॉलीहाइड्रेमनियस हो गया और एक में ओलिगोहाइड्रेमनियस हो गया। क्राइटेरिया फॉर डायग्नोजिंग ट्रिपल टीएस, मोनोकोरियनिक डायमनियोटिक ट्विन होने चाहिए यूएसजी पे, एक ट्विन में पॉलीहाइड्रेमनियस दूसरे में ओलिगोहाइड्रेमनियस देखने को मिलना चाहिए। अर्ली मार्कर क्या होता है ट्रिपल टीएस का यूएसजी पे, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर ट्रांसल्यूशेंसी, ठीक है, इट इज अर्ली मार्कर ऑफ ट्रिपल टीएस ऑन अल्ट्रासाउंड। In donor twin, in order to maintain intravascular volume and BP, activation of renin-angiotensin aldosterone system happens and oliguria, anuria and hydramnios happens, which causes appearance of stuck twin, ठीक है। तो renin-angiotensin aldosterone system एक्टिवेट होने के कारण इस ट्विन में वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए यूरिन कम प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण के एमनियोटिक मेम्ब्रेन से स्टक रहता है ये, विच इज कॉल्ड एज स्टक ट्विन। स्टेजिंग ऑफ द ट्रिपल टीएस और क्वेंटेरो स्टेजिंग, ट्रिपल टीएस को स्टेज करने के लिए यूज़ करते हैं क्वेंटेरो स्टेजिंग, जिसमें 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 2 3 4 5। 5 में क्या होता है कि डेथ ही हो जाती है एक या फिर दोनों ट्विंस की, ठीक है। स्टेज 4 में रहता है कि हाइड्रोप्स फीटालिस हो जाता है लेकिन डेथ नहीं होती एक या दोनों ट्विंस में। स्टेज 3 में डॉपलर स्टडी अब नॉर्मल रहती है, ठीक है। स्टेज 1 और 2 में क्या डिफरेंस है कि एक में तो ओलिगोहाइड्रेमनियस है लेकिन ब्लैडर देखा जा सकता है, ओलिगूरिया है, लेकिन दूसरे में स्टेज 2 में ओलिगोहाइड्रेमनियस है लेकिन ब्लैडर नहीं दिख रहा, एन्यूरिया है, यूरिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो स्टेज 1 ओलिगोहाइड्रेमनियस ओलिगूरिया, ब्लैडर कैन बी सीन। स्टेज 2 ओलिगोहाइड्रेमनियस, ब्लैडर कैन नॉट बी सीन, एन्यूरिया। डॉपलर स्टडी नॉर्मल रहती है इनमें, लेकिन स्टेज 3 में डॉपलर स्टडी अब नॉर्मल हो जाती है, स्टेज 4 में हाइड्रोप्स फीटालिस, स्टेज 5 में डेथ। This is Quintero staging. Evaluation of triple TS after diagnosis. डायग्नोसिस तो हो गया, अब इवेल्यूएट कैसे करते हैं, 3 चीज़ों से, एक तो डॉपलर से, अल्ट्रासाउंड से और एक्कोकार्डियोग्राफी रेसिपिएंट में। डॉपलर स्टडी करते हैं 16 to 18 वीक्स ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, अम्बिलिकल वेन डॉपलर, डक्टस वेनोसस डॉपलर। पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी ऑफ द मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज आल्सो सीन फॉर अनीमिया इन बोथ द ट्विंस, ठीक है। यूएसजी, ग्रोथ असेसमेंट ऑफ द बाय फीटल बायोमेट्री, ओलिगोहाइड्रेमनियस पॉलीहाइड्रेमनियस देखने को मिलेगा यूएसजी में और हाइड्रोप्स फीटालिस देखने को मिलेगा यूएसजी में। एको ऑफ द रेसिपिएंट ट्विन, उसमें हार्ट डिफेक्ट्स होंगे क्योंकि उसके वजह से हम एको देख करते हैं रेसिपिएंट ट्विन में। पल्मोनरी एटरीसिया देखने को मिलेगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने को मिलेगा रेसिपिएंट ट्विन में। हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट देखने को मिलेगी, राइट साइडेड डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, मोर कॉमन देन लेफ्ट साइडेड डिसफंक्शन इन द रेसिपिएंट ट्विन, जो कि एको पे दिखेगा। मैनेजमेंट क्या होगी, अप टू 28 वीक्स हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, वैस्कुलर एनास्टोमोसिस, तो उसकी फीटोस्कोपिक लेज़र एब्लेशन कर देंगे 28 हफ्ते तक।
लेकिन उसके बाद आफ्टर 28 वीक्स हम एमनियो रिडक्शन करेंगे पॉलीहाइड्रोएमनियोस जिस भी ट्विन में है, यानी कि रेसिपिएंट बेबी में पॉलीहाइड्रोएमनियोस को रिड्यूस करेंगे, एमनियो रिडक्शन करेंगे। देन द सेकंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोनोकोरियोनिक ट्विन वाज ट्विन अनीमिया पॉलीसाइथेमिया सीक्वेंस टैप्स। इट इज़ एन एटिपिकल क्रोनिक फॉर्म है ये, ठीक है, क्रोनिक फॉर्म है। इसमें विजिबली अल्ट्रासाउंड पे हमें पॉलीहाइड्रोएमनियोस ओलिगोहाइड्रोएमनियोस तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन अनीमिया पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड पे हमें नहीं देखने को मिलेगा कुछ भी। इट इज़ एन एटिपिकल क्रोनिक फॉर्म है ये, कॉज्ड बाय स्लो ट्रांसफ्यूजन, स्लोली ट्रांसफ्यूज हो रहा है आरबीसीज का, स्लोली हो रहा है, जिसकी वजह से ओलिगो या पॉलीहाइड्रोएमनियोस नहीं हो रहा, लेकिन अनीमिया पॉलीसाइथेमिया हो रहा है। स्लोली आरबीसी जा रही हैं थ्रू वेरी स्मॉल लेस देन 1 मिलीमीटर ब्लड वेसल्स एनास्टोमोसिस एंड फ्यू, मतलब छोटी और कम प्लेसेंटल आर्टरी और वीनस एनास्टोमोसिस। डोनर ट्विन में अनीमिया देखने को मिलेगा, रेसिपिएंट में पॉलीसाइथेमिया। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल रहती है दोनों में, जिसकी वजह से ओलिगो पॉलीहाइड्रोएमनियोस नहीं होता। पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी अनीमिया के कारण इसमें 1.5 से ज़्यादा, इसमें 0.8 से कम। टैप्स में अगर स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है या फिर लेज़र एब्लेशन कर दिया हमने उसके बाद टैप्स हो सकता है। ट्विन रिवर्स्ड आर्टीरियल परफ्यूजन, इसमें क्या होता है कि रेयर कॉम्प्लिकेशन है मोनोकार्डिक ट्विन्स की, मोनोकोरियोनिक ट्विन्स की, सॉरी, ट्विन रिवर्स्ड आर्टीरियल परफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि एक ट्विन के पास हार्ट है ही नहीं, एक कार्डियक है, ठीक है, तो एक कार्डियक है और जो एनास्टोमोसिस है ना वो आर्टीरियल एनास्टोमोसिस है। सो ए कार्डियक एंड एबरेंट आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। उसकी वजह से क्या होता है कि एक नॉर्मल हार्ट वाला ट्विन है, एक ए कार्डियक है, और उनके बीच में आर्टीरियल एनास्टोमोसिस है। तो अम्बिलिकल आर्टरी है विच इज़ कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द नॉर्मल हार्ट ट्विन टू द ए कार्डियक ट्विन, ठीक है। सिंस द ए कार्डियक ट्विन इज गेटिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अम्बिलिकल आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिवर्स आर्टीरियल परफ्यूजन, इसलिए इसको बोलते हैं ट्विन रिवर्स्ड आर्टीरियल परफ्यूजन। नॉर्मली आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं, लेकिन ये अम्बिलिकल आर्टरी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है। तो दिस इज रिवर्स्ड आर्टीरियल परफ्यूजन, ट्विन रिवर्स्ड आर्टीरियल परफ्यूजन। दिस रिजल्ट्स इन, तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एक कार्डियक ट्विन के पास, तो उसके वजह से ये डेवलप नहीं कर पाता। ए कार्डियक एसिफेलिस हैपेंस, मतलब जो ए कार्डियक ट्विन है उसमें हेड डेवलप ही नहीं होता, सिर्फ पैर डेवलप होते हैं। अब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस सच दैट ओनली लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज डेवलप्ड। या फिर ए कार्डियक अमॉर्फस हो सकता है जिसमें कि नो पार्ट ऑफ द ए कार्डियक ट्विन डेवलप्स एंड अपीयर्स एज एन अमॉर्फस मास। और मोनोकोरियोनिक ट्विन में कॉम्प्लिकेशन है सेलेक्टिव आईजीआर, जिसमें एक ट्विन नॉर्मल रहता है, दूसरा छोटा रहता है, दूसरे का फीटल वेट इज लेस देन 10 परसेंटाइल ऑफ नॉर्मल फीटसेस एंड डिफरेंस इन द वेट बिटवीन द टू इज मोर देन 25% एंड इट कैन रिजल्ट इन अनइक्वल प्लेसेंटल शेयरिंग बिटवीन द टू एंड अनइक्वल स्प्लिटिंग ऑफ द इनिशियल सेल मास। अब है स्पेशल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मोनोएमनियोटिक ट्विन्स। मोनोएमनियोटिक है तो कोड एंटेंगल कर सकती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रू नोट्स। अगर ऐसा है तो सिजेरियन सेक्शन करेंगे 32 to 34 वीक्स पे। और क्या हो सकता है मोनोएमनियोटिक ट्विन में, कॉन्जॉइंट हो सकते हैं, दोनों जुड़ सकते हैं। अब ट्विन प्रेगनेंसी में डिलीवरी कैसे करते हैं, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन रहती है कि दोनों ट्विन्स वर्टेक्स की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। सेकेंड मोस्ट कॉमन है कि एक ट्विन तो वर्टेक्स है लेकिन दूसरा जो ट्विन है वो ब्रीच है। इसमें फर्स्ट ट्विन और सेकंड ट्विन का मतलब क्या है कि फर्स्ट ट्विन वो होता है जो पहले आगे है, मतलब सर्विक्स के पास है, इंटरनल ओस के पास है, ठीक है, मतलब जो पहले आता है डिलीवरी के दौरान। तो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है कि बोथ ट्विन्स आर वर्टेक्स। सेकंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है कि पहला जो ट्विन आ रहा है सर्वाइकल ओस के पास वो वर्टेक्स है और जो दूसरा है वो ब्रीच है, ठीक है। इंटरलॉकिंग ऑफ ट्विन्स क्या होता है कि पहला जो ट्विन आ रहा है ना वो ब्रीच आ रहा है और दूसरा जो ट्विन है वो सिफेलिक है, मतलब वर्टेक्स है। तो ऐसे केस में क्योंकि पहला ट्विन ब्रीच पे है तो हम डिलीवरी वेजाइनल नहीं कर सकते, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। मोड ऑफ डिलीवरी डिपेंड करेगा फर्स्ट ट्विन की प्रेजेंटेशन पे। अगर फर्स्ट ट्विन ब्रीच पे है तो हम सिजेरियन सेक्शन ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरलॉकिंग रहने के चांसेस रहते हैं। अगर फर्स्ट ट्विन
ट्रांसवर्स लाई में भी कर रहा है तो भी हम सिजेरियन सेक्शन ही करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ट्विन वर्टेक्स में है तो 3 चांसेस रहते हैं, फर्स्ट वर्टेक्स पे और दूसरा भी वर्टेक्स पे, विच इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। फर्स्ट वर्टेक्स पे और सेकंड जो है वो ब्रीच पे है, विच इज़ सेकंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमने देखा ना यहाँ पे, फर्स्ट बोथ ट्विन्स वर्टेक्स मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, सेकंड मोस्ट कॉमन इज फर्स्ट ट्विन वर्टेक्स एंड सेकंड ट्विन ब्रीच। फर्स्ट ट्विन ब्रीच होगा तो हमेशा सिजेरियन ही करेंगे। फर्स्ट ट्विन लेकिन अगर वर्टेक्स हो तो 3 सिचुएशंस होती हैं, एक तो दोनों वर्टेक्स, एक फर्स्ट वर्टेक्स दूसरा ब्रीच, एंड एक फर्स्ट वर्टेक्स दूसरा ट्रांसवर्स। तो अगर दोनों वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो दोनों की वजाइनल डिलीवरी कर देंगे ऑब्वियसली। लेकिन फर्स्ट ट्विन की डिलीवरी के बाद हम मिथाइल एर्गोमेट्रिन का इंजेक्शन नहीं देंगे, और जो मैक्सिमम टाइम गैप होगा ना दोनों की डिलीवरी के बीच में वो होगा 30 मिनट्स। अगर फर्स्ट वर्टेक्स से दूसरा ब्रीच है तो फर्स्ट को वजाइनल डिलीवरी कर देंगे और दूसरी की असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी कर देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट वर्टेक्स है तो उसकी वजाइनल डिलीवरी कर देंगे और दूसरा अगर ट्रांसवर्स लाई कर रहा है तो हम ओटी में ले जाएंगे अब। ठीक है, ओटी में ले जाके अंदर हाथ डाल के यूट्रस में इसको एनेस्थीसिया दे के ओटी में ले गए, एनेस्थीसिया दिया और हाथ डाले यूट्रस के अंदर, बच्चे के पैर पकड़े और उसको ब्रीच किया, खींचा अपनी तरफ, जिसकी वजह से ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद ब्रीच एक्सट्रैक्शन कर ली। तो क्या किया हमने, इंटरनल पोडेलिक वर्जन एंड ब्रीच एक्सट्रैक्शन। इंटरनल पोडेलिक वर्जन की एकलौती इंडिकेशन है ये जो हमने देखा, यानी कि सेकंड ट्विन ट्रांसवर्स लाई, एंड इट इज़ डन इन ओटी अंडर जनरल एनेस्थीसिया। इंटरनल पोडेलिक वर्जन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन पेशेंट्स। अगर पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है पेशेंट में तो इंटरनल पोडेलिक वर्जन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, हम नहीं करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट ट्विन प्रेगनेंसीज पार्ट 2।